सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स गो। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश रूल से इंडिया के इकोनॉमिक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। इसके साथ में ही समझेंगे हम परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, माहलवाड़ी सिस्टम और कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स। ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। हमें सेम फॉर्मेट में चलना है जैसे कि हम लास्ट क्लास से चलते आ रहे हैं। पहले टॉपिक कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोट्स। उसके बाद हम 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको क्या करना है, अपनी तरफ से वीडियो को ध्यान से देखना है। उसके बाद इस टॉपिक पर 30 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इससे आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडिया। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन ब्रिटिश हैंड। यानी कि जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिशर्स के हैंड में था एंड वॉज कंडक्टेड इन अ मैनर सबसर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड। और वो इस तरह से था कि उसका जितना भी इंटरेस्ट था इंग्लैंड का वो इंडिया पे करता था। होम चार्जेस रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन इंग्लैंड। यानी कि जितना भी खर्चा होम चार्जेस का इंग्लैंड में होता था बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया, और वो इंडिया पे करता था। इट इंक्लूड divided to the shareholders of the East Indian Company, interest on public debate raised abroad, civil and military charges, store purchases in England, etc. ये कुछ चार्जेस थे जिनको इंडिया पे करता था। इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल वर अनदर इम्पोर्टेंट लीकेज फॉर द नेशनल इनकम सिस्टम। जो हमारा नेशनल इनकम सिस्टम था उसका एक अनदर इम्पोर्टेंट लीकेज यानी कि रिसाव क्या था, इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल। नेक्स्ट, फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड शिपिंग सर्विसेज इंडिया हैड टू मेक ह्यूज पेमेंट्स। इनकी पेमेंट्स कौन करता था? इंडिया। नेक्स्ट, इन ब्रिटिश इंडिया अ टर्म empirical preference was often used for the concessions granted to British import in India. According to this, almost nil charges was levied on British imports, but India exports were charges heavily in Britain. यानी कि इम्पेरिकल प्रेफरेंस का क्या मीनिंग था कि अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग जो जितने भी चार्जेस थे जो जो ब्रिटिश इंपोर्ट करते थे जो गुड्स को, उन पर जो चार्जेस था वो नील था, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर था या फिर चार्ज था ही नहीं। बट जो इंडिया में एक्सपोर्ट होता था, इंडियन एक्सपोर्ट वर चार्जेस हेविली इन ब्रिटेन, और हमें क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन में हेविली चार्जेस को पे करना पड़ता था। स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस टू इन्वेस्ट in land property by the rich class of India during British rule proved detrimental for the development of industries as they were low on capital investments. In 1790, Cornwallis started permanent settlement of land revenue। यानी कि जो हमारी लैंड रिवेन्यू थी, जो भूमि कर था, उसमें जो परमानेंट सेटलमेंट था वो कौन लेके आया था? कॉर्नवालिस लेके आया था। कब लेके आया था? 70 में। ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कब आया था परमानेंट सेटलमेंट? 1793 में। कौन लेके आया था? कॉर्नवालिस लेके आया था। इसमें क्या था, अब देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट was called by different names such as, यानी कि जो परमानेंट सेटलमेंट है उसके कुछ अलग नाम भी हैं, जैसे कि इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजरी एंड बिस्वेदारी। यानी कि ये कुछ अलग नेम है परमानेंट सेटलमेंट की। दिस सिस्टम was launched in बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी
ऑफ यूपी एंड नॉर्थन कर्नाटका। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किस किस एरिया में स्प्रेड था। बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था और यूपी के वाराणसी में था और नॉर्थन कर्नाटका में था। 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज अंडर परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि 90% ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके अंडर था? परमानेंट सेटलमेंट के अंदर आता था। A new section of zamindars announced as landowners who were to provide, कितना प्रोवाइड करेंगे अब ये? 10 divided by 11 of the total revenue to company and were paid the rest, अब कितना बच गया? एक भाग बच गया 11 में से, of the total revenue for their duties। अब वो अपना 10th पार्ट 11th में से किसको पे करेंगे? टोटल रेवेन्यू टू कंपनी। और जो बाकी का पार्ट बच गया यानी कि एक पार्ट, वो टोटल रेवेन्यू पे करेंगे अपनी ड्यूटीज को, जो उनकी ड्यूटीज थी। इन द परमानेंट सेटलमेंट जमींदार्स वर स्मॉल कैपिटलिस्ट। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट का नाम परमानेंट सेटलमेंट क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को बोला कि आपकी जो ये जमीन है इस पर आप अपनी क्रॉप को ग्रो करो। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट आपकी इस क्रॉप के लिए या फिर आपकी जमीन पर कुछ टैक्स को फिक्स कर देंगे कुछ समय के लिए, और उनमें कोई भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज कोई भी टैक्स नहीं होगा। यानी कि कुछ टाइम तक जो आपको टैक्स देना है हमें वो फिक्स रहेगा, इसलिए इसका नाम पड़ा परमानेंट सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा रैयतवाड़ी सिस्टम, स्टार्टेड बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। अब देखो रैयतवाड़ी सिस्टम कौन लेके आया? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर। अगर बात करें रैयत की, रैयत का मीनिंग क्या होता है? रैयत का मीनिंग होता है छोटे किसान या फिर फार्मर्स। अब इसमें क्या होगा, अब जो ब्रिटिशर्स थे, अब उन्होंने फार्मर्स को ये बोला कि आप यहाँ पर अपनी क्रॉप को ग्रो करो। ग्रो करने के बाद जो टैक्स होगा ना, अब जो फार्मर्स है ये ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करेंगे। अब बीच में कोई जमींदार नहीं होगा। जमींदार का मीनिंग होता है बड़ा किसान, और जो फार्मर्स है वो होंगे छोटे किसान। आप इससे समझ सकते हो। अब रैयतवाड़ी में क्या हो गया कि जो जिसकी खेत है, जिसका क्रॉप है, वो डायरेक्टली ही पे करेगा ब्रिटिशर्स को, बीच में किसी मीडिएटर के बिना। यानी कि अब डायरेक्टली ये पे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को। ये था रैयतवाड़ी सिस्टम, इसलिए इसका नाम पड़ा रैयतवाड़ी सिस्टम। स्टार्टेड बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर इन भरमाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु was another type of land settlement, यानी कि ये दूसरा टाइप था लैंड सेटलमेंट का। इससे पहले हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट। लेटर ऑन दिस सिस्टम स्प्रेड टू मद्रास, यानी कि तमिलनाडु के बाद में ये मद्रास में फैल गया। सम पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल में भी फैल गया। असम एंड कुर्ग, कुर्ग का मीनिंग है अ पार्ट ऑफ मॉडर्न कर्नाटका, जो कि हमारा आज का कर्नाटका है। यहाँ पर ये स्प्रेड हो गया। ये था रैयतवाड़ी सिस्टम। और डिटेल में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द रियोट्स वर गिवन द ओनरशिप एंड राइट्स टू ऑक्यूपाई द लैंड एंड दे वर रिक्वायर्ड टू पे द रेवेन्यू डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। यानी कि अब ये जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, ये डायरेक्टली पे करेंगे गवर्नमेंट को। और उस टाइम पर गवर्नमेंट कौन थी? यानी कि ब्रिटिशर्स। अभी ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली पे करेंगे। बाय दिस सिस्टम द फार्मर वॉज द ओनर ऑफ हिज लैंड, यानी कि जो फार्मर होगा वो ओनर होगा अपनी जमीन का, उस लैंड का। A total of 51% Britishers Indian area was covered under this settlement, यानी कि रियोट्स वाली सिस्टम में जो 51% था ना लैंड का, वो इस सेटलमेंट के अंडर था। और जबकि परमानेंट सेटलमेंट में हमने कितना देखा था? 19%। The rate of land taxes in this system was very high and the recovery of agricultural rent was handled very strictly, यानी कि जो वो टैक्स भी ले रहे थे वो बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत लॉ के साथ ले रहे थे, और जो उनका जो ये टैक्स था वो भी काफी हाई था। यानी कि सबसे ज्यादा हाई जो टैक्स था वो रियोट्सवाड़ी सिस्टम में था। अब नेक्स्ट अंडर महलवाड़ी सिस्टम। अब महलवाड़ी का भी मीनिंग समझ लेते हैं। महल का मीनिंग है हेड ऑफ द विलेज, यानी कि विलेज का
मुखिया, चिफ्टेन। ओके, यानी कि महलवाड़ी का मीनिंग है चिफ्टेन, यानी कि जो विलेज का हेड होगा। अब क्या होगा सिस्टम में, आप जितने भी फार्मर्स हैं या फिर जमींदार्स हैं, अब जो ये अपनी लैंड पर क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, अब ये जो टैक्स होगा ये किसको देंगे? ऑफ कोर्स चिफ्टन को देंगे, हेड ऑफ द विलेज को देंगे, महल को देंगे। अब ये महल क्या करेगा, इस टैक्स को कलेक्ट करके किसको देगा? ब्रिटिशर्स को, गवर्नमेंट को। ठीक है, ये था महलवाड़ी सिस्टम। अगर मैं फिर से समरी में बताऊं आपको, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि जो टैक्स होगा वो फिक्स कर दिया एक लिमिटेड टाइम के लिए, कि इतना टैक्स आपको इतने टाइम के लिए पे करना होगा, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। देन आया हमारा रियोट्सवारी। रियोट्सवारी में मैंने आपको बताया था रैयत का क्या मीनिंग था? छोटे किसान, फार्मर्स। वो डायरेक्टली पे करेंगे अपने टैक्स को ब्रिटिशर्स को। अब आया महलवाड़ी। महल का मैंने आपको मीनिंग बताया है, हेड ऑफ द विलेज। अब जो हेड ऑफ द विलेज होगा वो ब्रिटिशर्स को पे करेगा टैक्स। ये थे आपके तीनों सिस्टम। और ये जो टॉपिक है आपका क्लास 8 की एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, महलवाड़ी सिस्टम द यूनिट फॉर रिवेन्यू सेटलमेंट इन द विलेज और द महल। द विलेज लैंड बिलोंग्स टू द विलेज कम्युनिटी। The community was jointly responsible for the payment of the land revenue। यानी कि जो पूरी जो कमेटी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू के लिए। अब कमेटी कौन सी होगी? यानी कि जो पूरे विलेज का जो हेड होगा वो एक कमेटी बनाएगा और जो हेड होगा वो ही पे करेगा। दिस सिस्टम privileged in 30% of British India, covering UP, Uttar Pradesh, Central Province and Punjab, with some changes. Next, द कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड, यानी कि जो हमारी वेल्थ थी, जो हमारा धन था, उसका लगातार क्या करना? इंडिया से इंग्लैंड की तरफ जाना। फॉर विच इंडिया डिड नॉट रिसीव एनी एडुकेट इकोनॉमिक कमर्शियल और मटेरियल रिटर्न हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय नेशनल लीडर्स। यानी कि जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो इंडिया की वेल्थ थी उसका कॉन्टिन्यूसली फ्लो था इंग्लैंड की तरफ, और विदाउट डिड नॉट रिसीव एनी एडवोकेट इकोनॉमिक कमर्शियल और मटेरियल रिटर्न, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता था। एंड इकोनॉमिक्स, अब जो इकोनॉमिक्स थे उन्होंने क्या बोला इसको? एज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया से धन की निकासी कहाँ पे? इंग्लैंड में। बिफोर 1813 कंपनी हैड अ रिक्यूरिंग सरप्लस विच assured from profit from oppressive land revenue policy, b profit from its trade resulting from monopolist control over Indian markets, and c extraction made by the company's officials. This surplus was used by the company as an investment, that is, for making a purchase of exportable items in India and elsewhere. Against the exports of goods made out of this investment, India did not receiving anything in return। यानी कि जो सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? जो एक्स्ट्रा होता है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो एक्स्ट्रा होगा ना तुमसे, हम उसको लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे और उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट करेंगे हम गुड्स का। वो एक्सपोर्ट्स तो करते थे, अपना प्रॉफिट तो कमाते थे, और उसके बदले में इंडिया तो कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा था ना। इंडिया की तो जो इकोनॉमिक थी वो डिक्रीज जा रही थी, वो तो और करीब होता जा रहा था। इसमें यही मेंशन किया गया है, इंडिया डिड नॉट रिसीव एनीथिंग इन रिटर्न, उसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता था। दिस सिस्टम वाज ब्रॉट टू एन एंड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब 1830 में चार्टर एक्ट आता है, उसके बाद में ये सिस्टम खत्म होता है। फ्रॉम 1830 onwards economic drain took the form of unrequired exports. Barring a few expansionary years, a favorable balance of trade had been the normal features of our foreign trade till the outbreak of World War II. Next, दादाभाई नौरोजी described the drain of wealth, यानी कि जो दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था
द ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि धन की निकासी, एज द इविल ऑफ ऑल इविल्स यानी कि इविल है वो सभी इविल्स का सबसे बड़ा इविल क्या है हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि हमारे इंडिया से जो पैसा जा रहा है इन इंग्लैंड में ये सबसे बड़े दुश्मनों में से सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी में से एक है एंड द मेन कॉज ऑफ इंडियन पॉवर्टी और जो इंडिया गरीब होता जा रहा है उसका सबसे मेन रीजन है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कि है भी अब इंडिया में से उन्होंने पैसा लिया पैसा लूट के इंग्लैंड में ले गए लेकिन उन्होंने उसके बदले में इंडिया को तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया ना इंडिया तो क्या होता गया उल्टा गरीब होता गया उसकी जो इकोनॉमिक वेल्थ थी वो कम होती चली गई इसीलिए इसका जो मेन कारण जो बताया जा रहा है दादा भाई नरोजी ने बताया है वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नरोजी वॉज द फर्स्ट एंड मोस्ट important propounder of the drain of wealth theory. He, with his articles and books, England debate to India, ये इनका पेपर था एंड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया ये इनकी बुक थी किनकी दादा भाई नेरोजी की बहुत इंपॉर्टेंट है पीवाई क्यूज में मैनी टाइम्स रिपीट हुई है ये बात और आगे भी आ सकती है तो आपको लर्न करना होगा कि दादा भाई नरोजी ने कौन सी बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश्ड रूल इन इंडिया जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है Next, the wants and means of India and on the commerce of India propounded his drain of wealth theory. Next, Ramesh Chandra Dutt also emphasized the drain of wealth theory. He, in his article, उनका आर्टिकल था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया की इतिहास कौन सा इकोनॉमिक वाला यानी कि आर्थिक इतिहास इंडिया का भारत का proposed that the half of annual GDP of India is being outflowed every year. Indian National Congress in 1896 accepted the drain theory in Calcutta session and announced that the real cause for frequent famines and the poverty of India national is the ongoing drain of wealth for the previous 100 years. अगेन इम्पोर्टेंट पॉइंट अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो आईएनसी थी मुझे कमेंट में बताना आईएनसी कब फॉर्म हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने 1896 में एक्सेप्ट किया था ड्रेन थ्योरी इन कैलकाटा सेशन में जो उनका कैलकाटा का सेशन था 1896 में उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था यानी कि जो धन निकल रहा है इंडिया से इंग्लैंड की तरफ यानी कि वो रॉन्ग है कैसे रॉन्ग है अनाउंस डेट द रियल कोज उन्होंने बताया उन्होंने अनाउंस किया कि ये रियल कारण है कोज वही जो फ्रीक्वेंट फेमाइंस यानी कि भूख के कारण जो लोग मर रहे हैं भूखमरी जो हो रही है जो फेमाइन आ रही है एंड द पॉवर्टी ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया जो गरीब होता जा रहा है उसका मेन रीजन है ड्रेन ऑफ वेल्थ इंडियन नेशनल्स इट्स द ऑनगोइंग ड्रेन ऑफ वेल्थ फॉर द प्रीवियस 100 years यानी कि जो पिछले 100 सालों से वो इंडिया से उनका जो इंडियन का जो धन है वो लेकर जा रहे हैं अपने इंग्लैंड में इससे क्या हो रहा है फेमाइन आ रही है और पॉवर्टी आ रही है लोग भूख से मर रहे हैं और गरीबी देखने को मिल रही है इंडियंस को सैयद अहमद खान वॉज लॉयल टूवर्ड्स ब्रिटिश रूल यानी कि जो सैयद अहमद थे वो लॉयल थे किसके लिए टूवर्ड्स ब्रिटिश रूल के लिए एंड ही बिलीव डेट वो बिलीव करते थे डेट द डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी could take place with ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली यानी कि ब्रिटिश सरकार से ही सिर्फ वो अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को डेवलप कर सकते हैं ये मानना था सैयद अहमद का दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 तक का इनका टाइम पीरियड है along with W.C. Banerjee established London Indian Society in 1865 अगेन इम्पोर्टेंट है D+B में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि जो ये वाली कमेटी है ये सोसाइटी है या फिर ये एनजीओ है ये किसने बनाया था इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो जो लंदन इंडियन सोसाइटी है वो कब बनी 1865 में बनी किसने बनाई दादा भाई नौरोजी ने और W.C. बैनर्जी ने फर्स्ट popularized the service exploitation and the pain of Indian nationals. Dada Bhai Naroji was the first Indian to be elected the British House of Commons
on the ticket of the Liberal Party in 1892. 1892 में जो लिबरल पार्टी से ब्रिटिश ताता भाई नौरोजी थे, वो फर्स्ट इंडियन थे जो इलेक्टेड हुए थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। इसमें ये बताया जा रहा है। सो आज का हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब हम कर लेते हैं 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टेपल कमिटी टू the staple committees of export by the English East India Company from Bengal the middle of 18th century were option A raw cotton, oil seeds and opium, opium मतलब अफीम, sugar, salt, zinc and lead या कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस एंड टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कॉटन, सिल्क, सॉल्ट, पेटर एंड ओपियम। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, देयर वाज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बिकॉज ऑफ द absence of heavy industries, scarcity of foreign capital, scarcity of natural resources, preference of the rich to invest in land। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इकोनॉमिकली one of the result of the British rule in India in the 19th century was increase in the export of the Indian handicrafts। बिल्कुल रॉन्ग, इंक्रीज तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। सी कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, या फिर डी रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन the impact of industrial revolution on India during the first half of the 19th century? Option A, Indian handicrafts were ruined. Option B, machines were introduced in the Indian textile industry in large number. Option C, railways line were laid in many parts of the country. या ऑप्शन डी हैवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन द imports of British manufacturers। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 19th सेंचुरी की जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी थी उसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था, ये चीज़ें बाद में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजन फॉर टू स्टेटमेंट्स। ऐसे एग्जर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं डी प्रेस बी में, और ये टाइम टेकिंग भी होते हैं। और डी प्रेस भी इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछता है, और इवन अब तो सीटेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। आपने अभी जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर देखा होगा, उसका लेवल कितना हाई गया है, उसका लेवल काफ़ी हाई गया है। तो अब आप अपने एग्जाम जो आपका टीजीटी है, पीजीटी है, तो आप उनके लेवल से सोच सकते हो कि वे कितने हाई जाने वाले हैं। इसीलिए हमें अपने जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी लेवल से इंक्रीज करते हुए चलनी है, जिससे हम अपने एग्जाम को इजीली क्लियर कर पाए। सो आपको अजर्शन दिया गया है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किए थे, अलग 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 लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। उसका रीजन था इट लीड टू क्रिएट डिफरेंट क्लासेस इन इंडियन peasantry। Select the correct answer from the code given below quotes। Option A, both A and R are true and R is the correct explanation of A। या option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A। या फिर C, A is true but R is false। ऑप्शन D, A is false but R is true। अगर आपको इस क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट करना है तो आप ऐसे समझो, ऑप्शन ए इज ट्रू। हमने अभी अजर्शन और रीजन को पढ़ लिया, हमारा अजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, यानी कि फॉल्स तो कुछ है ही नहीं। अब फॉल्स नहीं है तो ये दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली कट गए। अब बचे क्या, ऑप्शन ए एंड बी। बी में भी अगर उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक है तो ऑप्शन ए, अगर उसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी।
ऐसे डायरेक्टली फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो इसमें हमारी एक्सप्लेनेशन हमारा जो अजर्शन है, रीजन है, वो भी ठीक है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तब क्या करते हैं? तब हम देख लेते हैं कि ए राइट है बट आर फॉल्स है। रीजन अगर हमारा गलत होता तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक नहीं होता, बी ऑटोमेटिक नहीं होता, सी ऑटोमेटिक नहीं, डी ऑटोमेटिक नहीं होता। हम डायरेक्टली सी पर जाते हैं। और अगर ए हमारा फॉल्स होता फिर डायरेक्टली हम डी पर जाते हैं, हमें ऊपर के 3 ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप ऐसे करोगे तो आप इस क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न के चांस में थोड़े से बढ़ जाते हैं और टाइम तो आप इस पे ज़्यादा फिर कंज़्यूम होगा ही होगा। इससे बचने के लिए आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अभी हमने देखा था हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, कर्जन या फिर विलियम बेंटिक। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 7, द परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विद, किसके साथ बना था? मैंने आपको समराइज पे बताया था कि कौन सा कैसे बना था और उसमें कौन टैक्स पे करता था। तो परमानेंट में कौन कर रहा था? जमींदार, विलेज कम्युनिटीज, मुख्ताज या फिर पीजेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदार्स। और रैयतवाड़ी में कौन कर रहा था? जो छोटे किसान थे, पीजेंट्स थे या फिर फार्मर्स थे। और जो हमारा महलवाड़ी था उसमें कौन कर रहा था? विलेज कम्युनिटीज या फिर हेड ऑफ द विलेज। इनसे भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे DSSB हो, यूपीएससी हो, और चाहे वो एच टेट हुआ या फिर KVS हुआ या फिर यूपी टेट हुआ, हम इजीली अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये लगे कि हम डेटा प्लस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे और या फिर हमारा जो लेवल है वो कम तो नहीं है, तो चाहिए आपको मैं PYQs करवा रही हूँ, ये यूपीएससी के, IAS के, प्री के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। अब हमने अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है। अब चाहे क्वेश्चन किसी भी डिपार्टमेंट से हो, हम इजीली क्लियर कर लेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे देखने में कि हाँ ये तो हमने पढ़ लिए हैं, इनका तो आंसर हमें पता है। और जो ये क्वेश्चन है ये IAS प्री में पूछा गया है। इवन ये नहीं, जो जितने भी मैं 10 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये IAS प्री के क्वेश्चंस है। अब आप देख लो, हम यूपीएससी के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि हम टीजीटी की या फिर पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, नहीं, सिलेबस हमारा सेम है। और जो अगेन मैं फिर बता रही हूँ, DSSB भी अपने लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं और हमें भी अपने लेवल को इंक्रीज करते हुए चलना है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8, permanent settlement and rayatwadi system of land revenue introduced respectively in बंगाल एंड मद्रास। मैंने बताया था एरिया से भी क्वेश्चन आएगा, किस एरिया में कौन सा सेटलमेंट था, ईयर से कौन सा गवर्नर लेके आया था, कितने परसेंट था, ये सभी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं और मैंने आपको सभी बता दी। अब तो हमें इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कैसे भी क्वेश्चन हमसे पूछे। ऑप्शन बी मद्रास एंड पंजाब, ऑप्शन सी मद्रास एंड बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब एंड बंगाल। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल एंड मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सर थॉमस मुनरो इज एसोसिएट विद द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम से एसोसिएट है थॉमस मुनरो? ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट, नहीं ये तो हमने देख लिया, इसको कौन लेके आया था? कॉर्नवालिस। महलवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो लेके आया था थॉमस मुनरो। अब देखो, जो रैयतवाड़ी है ना, ये हम हिंदी में बोलते हैं रैयतवाड़ी, लेकिन अगर ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में बोले ना तो रिगोट्सवारी। ठीक है, इसको रिगोटवारी बोलेंगे, लेकिन अगर हम हिंदी में बोले तो रैयतवाड़ी होगा। रैयत का मतलब किसान। ऐसे जो ब्रिटिशर्स थे उसे हम सिपाही बोलते हैं, वो सिपाही नहीं बोल पाते थे, वो बोलते थे ना सिपॉय। इसलिए जब भी हम रिवॉल्ट पढ़ते हैं उसमें सोल्जर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सिपॉय, और जबकि वो सिपाही है। ऐसे ही, और जैसे कि हमने नवाब पढ़े, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, नवाब देखे हमने, नवाब बंगाल के, वो नवाब नहीं बोलते थे, वो नियोब्स कुछ इस टाइप से बोलते थे।
तो ये उनकी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। कभी जैसे मैंने 2 बार बोला ना, एक तो रैयतवाड़ी और एक रिगोटवाड़ी, तो ये डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, with reference to Riot-Wise system, consider the following statement. Option A, first statement, the rent was paid directly by the peasants to the government. देखो रैयत वाड़ी की बात कर रहा है इसलिए ध्यान से समझना है। फिर सेकंड स्टेटमेंट, द गवर्नमेंट गेव पत्तास टू द रैयत वाड़ी। Statement 3, the land was surveyed and assessed before being taxed. Which of the statements given uh, above is correct? Option A, only one statement is correct. Option B, first and second statement is correct. या option C, first, second and third statement are correct. या फिर D, none of these are correct. So क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखो रैयतवाड़ी में कौन देगा? पीजेंट्स। अभी बताया था हमने बिल्कुल लास्ट स्लाइड में कि रैयतवाड़ी में कौन देगा? पीजेंट्स, फार्मर्स, जो छोटे किसान हैं अगेन। और गवर्नमेंट है पट्टास टू द रियोट्स। रियोट्स अगेन छोटे किसान है, उनको पट्टे पे देगी, यानी कि रेंट पे देगी। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, रेंट पे देगी उनको। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट थी पहले सर्वे करती थी उस पर टैक्स लगाने से पहले कि हाँ ये क्रॉप है, ये इनकी लैंड है, ये लैंड अच्छी फर्टाइल है, तो इस पर मैं ज़्यादा टैक्स लगाऊंगा। या फिर यहाँ पर जो उपज है वो कम है, इसलिए मैं इस पर कम टैक्स लगाऊंगा। तो जो लैंड थी ना उसके अकॉर्डिंग, जैसे उसकी फर्टिलिटी थी, ये चेक करके ही उस पर टैक्स अप्लाई करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब देखो हमने कंसेप्ट को भी पढ़ लिया, उसके साथ में 10 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लिया। और मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ में भी आ गया होगा। और 10 क्वेश्चंस में से आपके 10 में से 10 ठीक भी होंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने अगेन यूपीएससी लेवल के लिए हैं, जो यूपीएससी के जो हमारे प्रीवियस ईयर है मैंने उनको उठाया है। अब चलिए आप DSSB का एग्ज़ाम दो, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दो, आप इजीली, इससे ऊपर तो कुछ आएगा ही नहीं। सो आप कोई किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, किसी भी लेवल का, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही करके मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री, देन हम चलेंगे ज्योग्राफी, देन अपने जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उन सभी को मैं अपने चैनल पर कवर कर पाऊंगी, ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आपको उसके लिए क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा, ठीक है? सब्सक्राइब भी करना, मैं चेक करूँगी कि इस वीडियो के बाद में मेरे कितने सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हुए हैं। और उसके साथ में आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। और अगर आपको फिर भी कोई कमेंट रहता है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी चीज़ के लिए, टॉपिक के लिए या फिर क्लासेस के लिए, या फिर आपको कोई सजेशन देना हो, तो आप सजेशन भी दे सकते हो। आप क्या करोगे? कमेंट करना, और मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सो ऐसे हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।